पाकिस्तान और इंडिया में इन दिनों जंगी जुनून जो है वो उरूज पर है और पाकिस्तानी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इन दिनों इस कदर मुबालगा आराई और वो क्या कहते हैं ना हाइबर नेशनलिज्म और जिंगोइज्म जो है वो चल रहा है और इतने झूठ और इतनी गलत बयानियाँ हो रही हैं कि उनका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुज़श्ता दिनों मुझे एक वीडियो देखने को मिली सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी के शो पर। एक दिफाई तज्ज़ियागार मेजर रिटायर्ड मेथम रज़ा साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जितने रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनको क्या कह सकते हैं ना बाय क्या कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट एक दिफाई तज्ज़ियागार समझ लिया जाता है और बाज़ औक़ात उनकी दिफाई तज्ज़ियाकारी इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ होती है कि इंसान सोचता है कि कैसे ये लोग इस लेवल तक आ गए। यानी कि फ़ौज में एक मेजर के तौर पर रिटायर होना एक बहुत कॉम्पिटेंसी की बेसिकली बात होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब मेजर साहब की बात सुनी तो एक तो मुझे समझ आती है कि मेजर साहब का हिसाब मेरी तरह बहुत कमज़ोर है, इसलिए मेजर साहब फ़ौज में चले गए और शायद वो किसी और शोबे में जाते तो उसका मज़ीद बुरा हाल होता। लेकिन फ़ौज में ही वॉज अप्रोप्रिएट, सो फाइन। इसलिए शायद वो तरक्की भी नहीं कर सके क्योंकि इनका हिसाब कमज़ोर था। फ़ौज में हिसाब किताब करना और जो है वो मालो अमवाल स्मगलिंग वगैरह पर बेसिकली टैप रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट बेचारों की तरक्की नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने इंडिया की रफ़ाल जेट्स के ऊपर बेसिकली एक कमेंट किया और बहुत ही मुबालगा आमेज़ और बहुत ही झूठ पर मबनी जो है कमेंट किया। पहले नंबर पर तो पाकिस्तानी मीडिया में सारे लोग इसको राफेल रफ़ील सब कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब है रफ़ाल। रफ़ाल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, तेज़ झोंका। सो रफ़ाल जेट्स हैं इंडिया के, राफेल जेट्स नहीं हैं, रफ़ील जेट्स नहीं हैं। प्लीज़ खुदा का वास्ता है, यूट्यूब के ऊपर हर लफ्ज़ का प्रोनंसिएशन मौजूद है और अगर आप समझते हैं कि आप किसी चीज़ पर तज्ज़िया कारी कर रहे हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर तो बराए मेहरबानी को थोड़ी सी कोशिश करके चेक कर लें। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी इंडिया ने 26 जेट्स जो हैं उन पाकिस्तान के सी पैक को सबोटाज करने के लिए और सबड्यू करने के लिए, स्नब करने के लिए इंडिया ने ख़रीदे और उसकी वैल्यू वो बता रहे हैं 630 बिलियन यानी 630 अरब डॉलर। अब मुझे नहीं पता कि जनरल साहब सॉरी मेजर साहब जो हैं वो इतने बुरे हिसाब में कैसे हो सकते हैं कि 630 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। यानी इतनी बड़ी रकम में तो यानी कि रफ़ाल जेट्स क्या वो पूरी की पूरी फैक्ट्री खरीद सकता है इंडिया। सो आई मीन सॉर्ट ऑफ यस। तो वो कहते हैं जी 7.5 बिलियन का एक जहाज था। आई मीन 7.5 बिलियन। आर यू लाइक इंसान सोचता है कि जब ये यानी कि कोई मैं अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह बैठ के ऐसे नंबर्स जो हैं वो फेंकूं तो मैं बहुत नंबर्स के बारे में जो असर यानी कि कोई भी नंबर हो, जैसे किसी के डेथ टॉल हो या सर्वाइवर्स का नंबर हो या कोई जहाज़ की कीमत हो या वैल्यू हो, उसके ऊपर बहुत प्लस माइनसेस करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट कुड बी थ्रोन एट योर फेस। सो आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, अफवाज मुक़द्दसा के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वक्त एक शो पर बैठ के आप बात कर रहे हैं और आप बेपर की उड़ाई जा रहे हैं। यानी कि अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कम से कम कैलकुलेटर लेके गूगल कर लिया करें। एक वेबसाइट है, मुझे नहीं पता कि काकूल में या जब ये दिफाई तज्ज़ियाकारी के लिए लिस्टें जारी हो रही होती उस वक्त इनको कैलकुलेटर यूज़ करना, गूगल यूज़ करना सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता। बट एनीवेज उनके मुताबिक 7.5 अरब डॉलर का एक जहाज़ है और दूसरे नंबर पे उन्होंने एक हवाई छोड़ दी। यानी कि जिंगोइज्म ठीक है, आप इंडिया से नफरत करते हैं, ये वो आपका दुश्मन है, लेकिन खुदा का वास्ता है चबले तो ना मारें। यानी 7 जहाज मिले हैं और क्या कह सकते हैं, उसके बाद उन्होंने एक बहुत और लंबी छोड़ी, उस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले हम ज़रा इसके ऊपर कर लेते हैं। सो 23 सितंबर 2016 को फ्रेंच एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, हुकूमत ने, कि इंडिया ने 36 रफ़ाल जेट्स की डील साइन की है। उसकी डील की वैल्यू जो है वो 8.7 बिलियन यानी 8.7 अरब डॉलर बताएगी, जिसके हिसाब से 36 जहाज़ों की जो कीमत है वो तकरीबन 240 मिलियन डॉलर के एक बराबर बनती है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सो 240 मिलियन डॉलर से 7.5 बिलियन डॉलर का जेट ये कैसे हो गया?
मुझे नहीं पता, अब मेजर साहब को शायद कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिन्होंने भी उनको कहा कि जाके ये नंबर कोट करें। मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई डायमंड्स किए गए होंगे, या उसके साथ कोई वो क्या कह सकते हैं, सोने के पानी पे चलता होगा, या वो जब हवा छोड़ता है तो उस हवा में भी कोई ख़ास किस्म की कोई होगी। तो आई डोंट नो उस जेट में जो जनरल मेजर साहब को जेट बताए गए। आखिर में मैं बताऊँगा कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो ये डील है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 36 के 36 जेट जो हैं वो इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं और इंडिया उनको यूज़ कर रहा है। अंबाला में और एक और एयरबेस में ये बेस्ड हैं। बल्कि अभी चंद दिन पहले इंडिया ने एक और डील साइन की है 26 रफाल जेट्स के लिए, और उस डील की वैल्यू जो है वो 7.4 बिलियन है। यानी जितने में मेजर साहब ने एक रफाल जेट बेचा, उतने में इंडिया ने 26 रफाल जेट्स खरीदे हैं। और ये 26 रफाल जेट्स जो हैं वो 2030 तक इंडिया को डिलीवर होंगे। इनमें से कुछ सिंगल यानी क्रू जेट्स हैं और कुछ ट्विन जेट, यानी कि जिनमें 2 बंदे बैठ सकते हैं। इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पे EH और DH वेरिएंट्स जो है वो यूज़ कर रहा है रफाल के। सो अब ये 2030 तक, यानी कि इस साल डील साइन हुई है तो अगले 4-5 सालों में डिलीवर हो जाएंगे। 2016 में जो डील साइन हुई है उसके मुताबिक तो अब तक डिलीवर हो जाने चाहिए। तो पता नहीं ये 7 जेट जो मेजर साहब को पता चले हैं, उनमें से बाकी जो हैं वो 29 कहाँ गए, आई डोंट नो। शायद ये भी वो आसिफ गफूर साहब के मुताबिक जब वो जाबा पे हमला हुआ था तो 2 जेट्स थे, 2 पायलट इन्होंने पकड़े थे, वो दूसरा पायलट आज तक नहीं पता चला। तो मुझे नहीं समझ आती ये लोग इतने कानों के कच्चे कैसे कि कोई भी इनके कान में फूंक मारे तो कर देते। दूसरे नंबर पे जो इस बारे में एक बात की जा रही है कि जी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी उन्होंने ना ब्रेकिंग न्यूज़ दी, बड़ी ना लश पश किस्म की खबर निकाली कि जी जहाज़ जो हैं वो सामने आए और हमारे जो है ना फलाना कोई NT पता नहीं क्या क्या रडार था, उसके बंदे ने कोड डाला और जहाज़ का रडार जैम कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि $240 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने बेचे, यानी कि स्पेंड किए एक जेट के ऊपर, 7.5 बिलियन खरीदे बेचे, और एक फत्तू जो है उसके सॉफ्टवेयर ने उसको जैम कर दिया। ये तो यानी कि लानत पड़ गई, यानी कि जेट की सारी वैल्यू खत्म होगी कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा एक जैमर है जिसके जरिए जहाज का रडार जैम कर दिया गया। आई मीन सीरियसली मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा मादा है जिसको खा के आप इस किस्म की ग्राउंड ब्रेकिंग दानिश्वरी कर सकते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज देयर इज लाइक रफाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड। यानी कि इतना फाइनेस्ट है कि उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट 240 मिलियन एक जहाज का दे रही है, 7.5 बिलियन दे चुकी है, 7.25 तकरीबन 7.5 और दे रही है, जितने में उसने आज से 10 साल पहले 36 जहाज खरीदे थे, उतने में आज वो 26 जहाज खरीद रही है, 10 जहाज कम खरीद रही है। और उस जहाज को एक फत्तू के रडार ने सॉफ्टवेयर ने जैम कर दिया है। और दूसरा नंबर मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती कि कैसे जैम हो सकता है। लाइक आई मीन जहाज कैसे जैम करते हैं आप, लाइक उसका रडार कैसे जैम करते हैं, हाउ कैन यू डू दैट? दैट्स लाइक सम ऑफ द मोस्ट absurd nonsense I have ever heard. Like I have fair share. यानी बहुत सारे पाकिस्तान में इस तरह की चप्पलें मारी जाती हैं एविएशन में, लेकिन ये तो यानी कि टॉप लेवल की है। फिर हसन अयूब साहब हैं जो कि मेजर नहीं है, रिटायर्ड नहीं है, लेकिन उनका सोर्स भी तकरीबन एक ही जैसा है। उन्होंने तलत हुसैन साहब के शो पे बैठ के कहा कि जी आमने सामने आए जहाज़ और उनकी डॉग फाइट हुई और ये सारा कुछ हुआ और वो सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जो है वो जहाज़ इंडिया वाले भाग गए और इधर वाले जो है इधर आ गए। आई मीन मुझे नहीं समझ आती। मेरी दरख्वास्त है ISPR से और जो लोग भी ज़राए हैं कि प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है ब्रीफिंग क्लियर दिया करें और बच्चों को नोट्स अच्छे लिख के दिया करें। उनको बताया करें कि जी नोट्स में पिन पॉइंट बताया करें कि बताना है कि डॉग फाइट हुई या रडार जैम हुआ। क्योंकि अब मेरे जैसा जो ऑडियंस है वो बेचारा हुबुल वतनी के जज्बे के तहत शदीद सरशार और वो कंफ्यूज बैठा हुआ है कि अब क्या समझे, रडार जाम समझे या डॉग फाइट समझे या क्या कहते हैं इंडियन पायलट्स का पुदीना निकलना समझे, व्हाट क्या हुआ क्या है। और प्लीज इस एज में जब फैक्ट चेकिंग और डेटा और ट्रैकिंग इस हद तक एडवांस है, खुदा का वास्ते इस तरह के झूठ बोलना बंद कर दें।
मुझे पता है कि मेजर साहब की इतनी औकात नहीं कि वो इस किस्म का डेटा चर्न आउट कर सकें, मुझे ये भी पता है कि हसन अयूब साहब को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उनको बताने वाले कौन हैं। तो मैं उनके बारे में गुजारिश करना चाहता हूँ कि रियल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बाकायदा दस्तयाब भी होते हैं। दे आर मोर पावरफुल दैन दीज सॉर्ट ऑफ एब्सर्ड गिमिक्स। इस तरह की जो शोबदेबाजी है उससे ज़्यादा बेहतर जो रियलिटी है, जो रियलिटी जावा में दिखाएगी, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने एक्चुअल स्किल का मुजाहरा करते हुए इंडिया के पायलट्स को डाउन किया, वो स्किल है और वही स्किल जो पिछली अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स करती रही है। दैट इज़ मोर पावरफुल दैन दिस नॉनसेंस, फॉर गॉड सेक। सो हुआ ये बेसिकली कि पिछले कई सालों से, अब नहीं, पिछले कई सालों से पाकिस्तान और इंडिया अपने बॉर्डर पर जेट्स के ज़रिए पेट्रोल करते हैं और ये पेट्रोल किसी ख़ास वजह से नहीं होते, ये मुसलसल जारी रहते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस्लामाबाद की स्काई के ऊपर एक C-130 कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है। मैंने आज से 10-15 साल पहले इसको ट्रैक करना शुरू किया था। उसके बाद पाकिस्तान के पास SAB 2000 टर्बो प्रॉप्स हैं जो पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, जिनके अंदर बहुत एडवांस किस्म के एवियोनिक्स लगे हुए हैं जो करते हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने ओरियन जहाज़ लिए थे जिनमें से एक को दहशतगर्दों ने कराची में किया था। वो आपकी जो मरीन जो सर्वेलेंस है वो करते हैं। फिर उसको सप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली फ़िज़ा में रहते हैं और मुख्तलिफ टाइम पे पेट्रोलिंग होती है, उनके रेड्यूल्स होते हैं और ये फ़िज़ा में एक दूसरे को देखते भी हैं, दूसरे के रडार्स पे भी आते हैं अगर अनलेस के स्टेल्थ मोड में ना हो कोई, और दैट इज़ अ रूटीन प्रोसीजर। कोई डॉग फाइट नहीं हुई, कोई आमना सामना नहीं हुआ, दे वर देयर, ये वाले यहाँ थे, दोनों ने अपना अपना काम किया और दोनों अपने अपने घरों को वापस चले गए रूटीन में। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इंडिया या कोई पाकिस्तान में ये समझता है या कोई इंडिया में समझता है कि वो चुपचाप एक फाइटर जेट भिजवाएगा और जाबा की तरह उसको अनप्रोवोक्ड अब कर लिया जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जाबा के बाद बहुत सारी जो सर्विलेंस और जो मोमेंटम है वो डेवलप हो चुका है, बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके तहत अब मुमकिन नहीं रहा कि आप स्नीक इन कर सकें अनलेस कि आप स्टेल्थ मोड के अंदर हैं। सो इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। डिफेंस कैपेबिलिटी, हथियारों, क्या कहते हैं ना, वो किसी बहुत समझदार आदमी ने कहा था कि हथियारों और पैसे की बुनियाद पर जंग नहीं लड़ी जाती, जंग स्ट्रेटजी से लड़ी जाती है। अगर हथियारों और साजो सामान से जंग लड़ी जा सकती और जीती जा सकती होती तो आज अफ़गानिस्तान में अमेरिका या अमेरिका की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट होती या बहुत सारी और जगहों पर। इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी 20 साल बाद अफ़गानिस्तान अमेरिका को छोड़ना पड़ा और इराक़ में अमेरिका को नाकामी हुई। रशिया या सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो वॉर एक बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक रीडर ऑफ हिस्ट्री बताता है, मैं जो मुझे समझ आती है, वो स्ट्रैटेजी की बुनियाद पर लड़ी जाती है। हमारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने, फाइटर पायलट्स ने अपने नॉर्मल जहाज़ों से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे मुल्कों के बंदूकें इस्तेमाल करके अपने फाइटर जेट्स जो पुराने ज़माने के जेट्स होते थे उनसे दूसरों के जहाज़ जो हैं वो डाउन किए हुए हैं। सो वॉर में ब्रेवरी, स्ट्रैटेजी, ब्रवाडो बहुत कुछ चलता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। आजकल बड़ा चल रहा है कि इतने जेट्स उसके पास है, इतने जेट्स उसके पास हैं। बाज़ औक़ात दे ऑल बिकम मीनिंगलेस, क्योंकि साजो सामान तो बशार अल-असद के पास भी बहुत ज़्यादा था, साजो सामान तो लीबिया के जो मोहम्मद कज़ाफ़ी थे उनके पास भी बहुत ज़्यादा था, वॉर वेपनरी और सब कुछ जो है वो सद्दाम हुसैन के पास भी बहुत ज़्यादा था, वॉर वेपनरी जो है वो सऊदी अरब वालों के पास भी बहुत ज़्यादा है, ईरान वालों के पास भी बहुत ज़्यादा है, कतर UAE वालों के पास भी बहुत ज़्यादा है। सो वो मेरी फेवरेट लाइन है कि इट्स नॉट द पावर दैट यू हैव बट द पावर दैट यू wield। ताकत का होना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा मायने रखता है। और अफसोसनाक एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अभी तक इस चीज़ में नाकाम है कि उन्होंने जो ताकत उनके पास है उसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। और न जाने कब तक ये अहमकाना किस्म की जिंगोइज़म और ये जहालत जो ये रिटायर्ड मेजर साहब और इनके जो गुमाश्ते हैं वो बैठ आवाम के जहनों में भरते रहेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।